इस चैप्टर में मतलब नीट के जो पीवाईक्यूज है पिछले 15 साल 20 साल के, वो पूरे सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। वन क्वेश्चन से जितने अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बिना बकचोदी के आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन? न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। एक न्यूक्लियस है, क्या होता है भाई न्यूक्लियस में? क्या होता है मतलब एटम होता है एक, पहली बात तो ये एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। तो एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। एटम में क्या होगा? ये रहा एटम। ठीक है, गोल सा अंडा सा बन गया। यहाँ होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को जेड से डिनोट करते हैं, मतलब प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर के बराबर होगा और उसको जेड से डिनोट करते हैं। मतलब हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? जेड प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? देखो यार, न्यूक्लियस में दो चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, टोटल मिला के एटॉमिक मास नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? एटॉमिक मास नंबर मतलब ये टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको न्यूक्लियन भी बोला जाता है। उसमें से अगर प्रोटॉन को हटा दिया जाए तो ये क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। तो आप आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। जेड प्रोटॉन्स किसमें किसमें है? इसमें और इसमें। रुको, कलर चेंज कर दिया जाए, इसका कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, जेड प्रोटॉन्स किसमें है? इसमें और इसमें है। और न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड होना चाहिए, किसमें है? वो बी में है। तो भाई ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस। भाई मास नंबर क्या होता है? फिर से हम न्यूक्लियस पे जाएंगे, फिर से हम एटम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एटम ड्रॉ करेंगे। अब एटम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? एटम ड्रॉ करेंगे तो एटम में क्या है? एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, ये छोटी सी इलाके में। ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। भाई इसको मास नंबर भी बोला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, या फिर न्यूक्लियन भी बोला जाता है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एन फॉर न्यूट्रॉन, जेड फॉर प्रोटॉन। ठीक है, जेड इसलिए लिखा है क्योंकि जेड जो है एटॉमिक नंबर होता है। जेड जैवलिन वर्ड से आया है। ये एक इंटीजर को डिनोट करता है, मतलब इंटीजर को डिनोट करता है। ठीक है, व्हाट ये प्रोटॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन है। और ये न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई, हर जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना जरूरी है क्या? आप हाइड्रोजन एटम में जाके देखो, आप हाइड्रोजन एटम में पाओगे सिर्फ वहाँ प्रोटॉन है। मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहाँ प्रोटॉन हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। क्यों? हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन है ही नहीं। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? न्यूट्रॉन है ही नहीं। देयर इज नो, देयर इज नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो वहाँ भाई मास नंबर क्या हो जाएगा? वहाँ मास नंबर आपका हो जाएगा, आपका मास नंबर हो जाएगा क्या? मास नंबर जो है, मास नंबर जो है क्या हो जाएगा? मास नंबर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन। प्रोटॉन समटाइम्स इक्वल टू प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। और जेड जो है एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, बिना बकचोदी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है थर्ड क्वेश्चन, इसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई पूछ रहा है। भाई फिर से हम एटम ड्रॉ करेंगे, और एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बारे में तो हमें बताना है। अब ये न्यूक्लियस होते हैं, इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस। अब ये जो सर्कल ड्रॉ कर रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है। बहुत सारे पाथ होते हैं, वैसे ऐसे करके आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे पाथ होते हैं। ठीक है, इस तरह से देखे होंगे बोर मॉडल में। तो यहाँ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? यहाँ न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भाई? अभी अभी पढ़ा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप मार दीजिए आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सा होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन, भाई न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा?
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कब से आने लगा? ये कभी होता था क्या? कभी होता था क्या? सपने में भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यूक्लियस ऑफ इतना, ये न्यूक्लियस दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है प्रोटॉन। भाई फिर से हम देखेंगे, फिर से हम एटम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है और यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पहले ही जीरो हो जाएगा, तो दो जगह हमें जीरो दिख रहा। ठीक है, अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? अबे जीरो क्यों बोलेगा? अबे जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, और ये लास्ट, ये कैटेगरी है, तो लास्ट वाला जीरो होगा, तो दो केसेस में, ए और सी में। ठीक है, फिर से हम देखेंगे, फिर से क्या देखेंगे कि प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन्स कितने होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, वो जेड के बराबर होता है, 11 हो जाएगा इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, या फिर एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोटॉन कितने होंगे? 11। प्रोटॉन 11 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। और न्यूट्रॉन भी, चलो भाई न्यूट्रॉन भी निकाल देता हूँ आपकी मर्जी से। देखो मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, मास नंबर मेरा 23 दिया हुआ है, उसमें से हमने प्रोटॉन को माइनस कर दिया, तो क्या निकल जाएगा भाई? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन बोला है, तो न्यूट्रॉन जो है 12 होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बोला है, भाई न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ये ऑप्शन कहाँ सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन मार दीजिए आप। ठीक है, मार दीजिए, जिंदा मत छोड़िए, मार दीजिए। द न्यूक्लियाई ऑफ इतना, भाई इसका और इसके न्यूक्लियाई को हम क्या बोल सकते हैं? भाई आइसोटोप तो बोल नहीं सकते, सबसे पहली बात, ये तो खत्म हो गया, सी ऑप्शन खत्म हो गया। आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नाइट्रोजन का भी आइसोटोप नहीं है। देखो दोनों का भाई अलग अलग एटॉमिक नंबर है, पहली बात तो, और सिंबल भी अलग अलग है। ठीक है, आइसोटोप ऑफ कार्बन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, वो सिंबल भी अलग अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग। आइसो बार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मास भी सेम नहीं है भाई मेरे। तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो है आइसोटोन्स। अब ये आइसोटोन्स को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? भाई आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम कैसे है? अब चलते हैं भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? भाई मास नंबर आपको दिख रहा है, मास नंबर 13 है। भाई कार्बन के ऊपर देख ले, ठीक है, चश्मा लगा के, मैं भी चश्मा लगाया हुआ हूँ। ठीक है, 13 माइनस 6, 6 क्या है? क्या है ये? प्रोटॉन है, तो ये आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन। क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। 6 7 6 13, तो ये न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है भाई, ये न्यूट्रॉन आ गए कार्बन वाले से। ठीक है, कार्बन वाले से न्यूट्रॉन आ गए 6, यहाँ 13 था। अच्छा, कार्बन वाले से न्यूट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन वाले से भी हम न्यूट्रॉन निकाल ले क्या? निकाल ले क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14, मतलब मास नंबर, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा? ये क्या निकल गया? न्यूट्रॉन। अब भाई देखो, ध्यान से देखो, यहाँ भी 7 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 7 न्यूट्रॉन, मतलब इसको आइसो न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या? जब सेम होना तो आइसो न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आइस सॉरी आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉन आइसोटॉन्स हो जाएगा, आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, मास नंबर जो स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट, इस एक, एक का मास है 125, दूसरे का मास है इतना। तो द रेशियो ऑफ द डाउट टू डाउटर न्यूक्लियाई। अब भाई रेशियो ऑफ रेडियाई, रेशियो ऑफ रेडियाई आपको पता है, रेशियो ऑफ रेडियाई कैसे, मतलब रेडियाई कैसे निकालते हैं, पहले ये बता दूं। ये फॉर्मूला होता है रेडियाई का, ये फॉर्मूला है आर नोट ए रेस्ट टू द पावर 1/3। ठीक है, ये मास नंबर होता है। क्या होता है? आर नोट जो है 1.2 इंटू 10⁻15 ऐसे कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, मीटर 12 होता है शायद, फेम्टोमीटर। ठीक है, एंड ए जो है क्या है? ए क्या है? मास नंबर है। ए क्या है? मास नंबर है। अब भाई दोनों का रेडियस निकालने बोल रहा है, निकाल देंगे भाई।
निकाल देंगे। आइए हम आते हैं सबसे पहले वाले पार्ट का। पहले वाले पार्ट का मास कितना है 125, तो R1 कर दें। R1 कर दें कितना हो जाएगा, आर नोट 125 फिर पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है। R2 कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R0 फिर से, और कितना हो जाएगा 64 रेस्ट टू द पावर 1/3। ठीक है। अब देखो R1/R2 कितना हो जाएगा, R1/R2 कितना हो जाएगा। ठीक है। आर नोट 125 रेस्ट टू द पावर 1/3। ठीक है। और क्या है ये, R0 है इंटू 64 रेस्ट टू द पावर 1/3। ओके, कर दीजिए जल्दी कर दीजिए आप। आर वन कितना है नहीं पता, R2 कितना है नहीं पता, भाई रेशियो तो निकालना है कितना है, इससे क्या मतलब है। आर नोट कैंसिल हो गया, इसका भाई क्यूब रूट कितना होता है 5, और इसका क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो बचपन से पढ़े हुए ये 5/4 हो जाएगा। देखिए भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5/4। आपका ऑप्शन हो गया सी। कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया ये, सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन हो गया जिसमें लिखा है 5/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये है, ये है आपका द इफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ इतना इज इतना। न्यूक्लियर रेडियाई दिया हुआ है और एक का न्यूक्लियर, भाई जिसका पता है ना उसको नीचे रखेंगे। अब नीचे मतलब क्या मतलब है नीचे का। अब देखिए हमें किसका पता है, अल्युमिनियम का पता है ना। सबसे पहले कॉपर का लिख लेंगे हम। अब नहीं पता कॉपर का, तो कॉपर का पहले ही लिखेंगे। RCU कितना हो जाएगा, आपको पता है R0 होता है। ए ए कितना है भाई 64 है। कितना है 64 रेस्ट टू पावर 1/3। ठीक है। और उसके बाद आर अल्मीनियम है, क्या है आर अल्मीनियम, इसका तो दे रखा है। R0 कोई बात नहीं, दे रखा है तो कोई बात नहीं। और ये 27 है रेस्ट टू पावर 1/3। अब दोनों का रेशियो कर देंगे, अब दोनों का रेशियो कर देंगे, क्या हो जाएगा RCU अपॉन RAL, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R0 64 1/3। ठीक है। ये कितना हो जाएगा R0 27 रेस्ट टू पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई। आर सी यू अपॉन ए एल। अच्छा RCU नहीं पता हमें, भाई AL का तो पता है ना, अल्मीनियम का कितना दे रखा है 3.6 फर्मी मीटर, क्या है फर्मी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर नोट भाई कैंसिल हो गया। आर नोट कैंसिल हो गया, तो आपका भाई 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, और 27 का 3 होता है। ठीक है। RCU निकाल दीजिए इससे। आप छोटे बच्चे वाला काम रहा है, ये भी ना कर पाए तो भाई बहुत बुरी बात है। 4/3 इसका पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10, 3 1 3, 3 2 3 2 6, कितना हो जाएगा 12 4 भाई अंग्रेजी में पढ़ दिया थोड़ा सा। ठीक है। 4.8 फर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.8 फर्मी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। सी ऑप्शन में लिखा है कि ये है 4.8, बस इतना लिखा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। टू न्यूक्लियाई ऑफ हैव देयर एटॉमिक मास रेशियो, देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। भाई न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी एटम का चेंज नहीं होता। न्यूक्लियर डेंसिटी हर एक एटम का सेम ही रहता है। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस का सेम रहता है। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, एनी न्यूक्लियस ऑफ एटम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इज अ कांस्टेंट वैल्यू। भाई इसका डेंसिटी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हर एक एटम का कुछ डेंसिटी होता है, लगभग लगभग बता दूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ फिक्स्ड वैल्यू होता है, समथिंग फिक्स्ड वैल्यू। अब भाई किसी भी फिक्स्ड वैल्यू दो का पूछ रहा है, दो न्यूक्लियाई को पूछ रहा है, मतलब पहले का भाई मास नंबर वगैरह दिया हुआ, मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा, पहले का मान लो T1 डेंसिटी, ρ1 डेंसिटी है,
दूसरे का भी रॉ टू डेंसिटी। भाई डेंसिटी आपको पता है कि रॉ वन और रॉ टू इक्वल होगा, रॉ टू इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, रॉ वन अपॉन रॉ टू इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी से कर दीजिए, रो वन रो टू इक्वल होगा तो रो वन इधर आ जाएगा और रो टू अगर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, तो इसको 1:1 लिख सकते हैं भाई मेरे, ये आंसर हो जाएगा। इतना तो एलकेजी के बच्चों को भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूक्लियर रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ इतना, भाई जिसका पता है उसको नीचे लिखेंगे, अभी कैसे लिखेंगे, टीई का पूछ रहा है ये, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ओके कर देंगे हम, कर देते भाई। आर नोट, आर नोट पहले टी निकाल लेंगे, आर आर टी निकाल लेंगे, आर टी कितना हो जाएगा, आर नोट, आर नोट मास नंबर कितना है 125 है, मास नंबर ऊपर होता है भाई, भाई जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो ऊपर ही होता है। अल्मीनियम का कितना होगा, अल्मीनियम का भाई बता दो, आर नोट, आर नोट कितना है 27 × 10⁻³ अच्छा ये पता है मुझे, ये पता है, कोई बात नहीं, इसका इन दोनों का रेशियो कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इधर लिख देता हूँ, आर टी ई अपॉन आर अल्मीनियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नोट 125 का भाई क्यूब रूट कितना होता है 5, और ये 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, कर दो भाई, आर नोट कैंसिल हो गया, आर ए एल हमें पता है, आर ए एल कितना है 3.6, इसलिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, ये आर टी ई अपॉन 3.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। अच्छा इससे आर टी निकाल सकते हैं हम, आर टी कितना निकल जाएगा 5/3 × 3.6, कर दीजिए भाई, ये 10 हो गया, ये 12×36 है, 12×36 हो गया, ठीक है, 12×5 = 60 60, अरे 12×5 जे 60, पढ़ दे भाई अंग्रेज, ठीक है, 60/10 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, कौन सा है, अच्छा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन में लिखा है कि 6 FM 6.0, अच्छा अच्छा अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर का मैटर है यहाँ, 6.0, ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्यूक्लियर द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस दैट ऑफ द बेरिलियम, मतलब जर्मेनियम का जो रेडियस है, आर आर जी ई जो है, आर जी ई जो है ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ बेरिलियम, ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अच्छा नंबर ऑफ न्यूक्लियन पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है किसका, किसका 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 जीई का पूछ रहा है, अच्छा जी से पहले बीई का तो दिया हुआ है भाई, चलिए निकालते हैं इसको, इसको निकालते हैं। अब देखो भाई जिसका नहीं पता होता था हम उसको ऊपर रख देते हैं, क्या रखेंगे, आर जी रख देंगे, आर जी ई, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, आर जी ई अपॉन आर बी ई, अब आर जी ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर जी ई का फॉर्मूला आर नोट, भाई सबका आर नोट सेम ही होता है, ए रेस्ट टू द पावर 1/3, नहीं पता हमें ए, ठीक है, इसका तो पता है भाई आर नोट, और इसका पता है हमें ए कितना है, ए कितना है भाई इसका, ए कितना था 9 था ना शायद, हाँ 9 है, ए 9 है, रेस्ट टू द पावर 1/3, अब भाई वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे, आर जी इक्वल टू 2 RB लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर जी की जगह 2 RB लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, और क्या लिखा 2 RB नीचे लिखना था, लिख दिया हमने, ठीक है, आर नोट, और क्या था ए रेस्ट टू पावर 1/3, और यहाँ नीचे नीचे क्या है, नीचे क्या है आर, सॉरी आर नोट, दो बिंदा लग गया, ठीक है, रेस्ट टू पावर 1/3, ठीक है भाई, अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या हो गया, टू इज इक्वल टू क्या हो गया, A/9 रेस्ट टू पावर 1/3 लिख सकते हैं हम, क्यों ऊपर नीचे का पावर बाई बेस, ये कर दिया, और पावर सेम है तो दोनों पे पावर लगा दिया, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेगा तो कितना होगा भाई, इतना का क्यूब, और इधर क्यूब करेगा तो A/9
कोई छोटे बच्चे की तरह कर दो इसको भी काम तमाम। रेस्ट टू द पावर थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, आपको पता है। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये A/9 हो जाएगा। ठीक है, A/9 आ गया तो क्या हो गया, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा। 8 9 जे 72, 72 आंसर हो जाएगा भाई। A इज इक्वल टू 72 U आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये U होता है यूनिफाइड। तो 72 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए में है, क्या लिखा है, 72, 72, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वॉल्यूम बाय फैक्टर। देखो भाई, सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द एटम। अब ये मान लीजिए ये एटम है और यहाँ इसका न्यूक्लियस है, यहाँ इस करके न्यूक्लियस है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का कुछ रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, कितना होता है, आर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 होता है लगभग लगभग। और यहाँ से एटम का न्यूक्लियस कितना होगा, आर एटम लिख दे रहा हूँ, आर एटम कितना हो जाएगा, आर एटम 10⁻⁻10 होता है। ये दोनों मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है। अब बताइए, इसके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा, द ग्रेटर देन द देन डेट ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितना ग्रेटर, कोई बात नहीं। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है, आर एटम कितना पता है हमें, आर एटम कितना पता है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब लगभग लगभग सारे एटम का इतना ही होता है। और आर न्यूक्लियस, आर न्यूक्लियस कितना है, आर न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। अब बताइए वॉल्यूम कैसे निकलता है, सॉरी, इसमें अगर ये लिख दिया जाए, ये कर दिया जाए, रुकिए हटा देगा, इसमें अगर ये लिख दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ एटम कितना ग्रेटर है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से कितना ग्रेटर है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या फॉर्मूला होता है भाई, क्योंकि दोनों स्फेरिकल होगा, 3D में होगा, तो 4/3πr³ मतलब ये एटम वाला लग जाएगा, और यहाँ 4/3πr³ ये यहाँ न्यूक्लियस वाला लग जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस वाला लग जाएगा। 4/3 और पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा, आर एटम, आर एटम दोनों पे पावर सेम है, इसलिए इसको रेशियो कर दूँ पहले, अपॉन न्यूक्लियस रेस्ट टू पावर 1/3, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कितना है, किसके पास कितना पावर है, ये है 10⁻⁻10 और नीचे क्या है, 10⁻⁻15। ठीक है, दोनों की पावर की है, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 15, तो ये +5 तो आ गया, इतना क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻5 × 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10⁻15। मतलब जो एटम होता है न्यूक्लियस से इतना बड़ा होता है, वी वॉल्यूम ऑफ एटम, अच्छा यहाँ तो लिख सकते थे ना, वी एटम अपॉन वी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, फिर से वी एटम यहाँ भी लिखेंगे और वी न्यूक्लियस, वी न्यूक्लियस यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह करते यहाँ लिखेंगे तो वी एटम, और ये न्यूक्लियस वाला जो है उधर जाएगा, यहाँ कर दूँ वी एटम, ये वी न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस वाला इधर जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, कितना होगा, वी एटम इज इक्वल टू कितना टाइम्स ऑफ वी न्यूक्लियस, वी न्यूक्लियस। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ एटम कितना ग्रेटर है न्यूक्लियस से, 10⁻15, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यहाँ तो फंस जाएगा भाई।
फंस गया, ये फंस गया, ये फंस गया, सच में फंस गया। न्यूक्लियस ruptures into two nuclear parts and each have a velocity. What is the ratio of the nuclear size? भाई वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास होता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि अब दो फ्रेगमेंट में बटा है ना, जब ये न्यूक्लियस मतलब रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे था तो बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। और इसको मान ली किसी बाहरी एनर्जी ने नहीं, ये अंदर के एक्सप्लोजन की वजह से टूट गया, तो ये उधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अगर ऐसे टूटता तो ये इधर भागता है, ये इधर भागता, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भागेगा। अब भाई मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व मतलब इनिशियल बड़ा मास था और उसका वेलोसिटी जीरो था, और अभी छोटा मास है और वेलोसिटी, और दूसरे का m2 है मास और दूसरे का वेलोसिटी इतना है, तो इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, m1 v1 प्लस m2 v2, अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस में लगेगा इज इक्वल टू m2 v2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये v1 v2 उधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2, सॉरी m1 अपॉन m2 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा m2, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या मिटा दिए सबने, क्या काम कर दिए। ठीक है, भारी मिस्टेक हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब इसको मिटाना था यहाँ से, यहाँ से मिटाना था लार्ज करके, इसको मिटाना था, मिटा दिया। अब m1 m2 लिख देते हैं, m1 अपॉन m2 लिख देते हैं। भाई आपका टाइम पास नहीं कर रहा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन लगेगा, भाई वो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ही क्या है, वो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होगा, मतलब सोचो ना, एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, तो वेलोसिटी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, इसलिए माइनस। लेकिन हम यहाँ माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मास जो है नेगेटिव में नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, 2:1 दिया होता, तो 1:2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। मतलब m1 अपॉन m2 का रेशियो जो है क्या हो जाएगा, रेशियो भाई रेशियो तो इतना ही रहेगा, मतलब m1 रेशियो m2, 1:2 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि इसका न्यूक्लियर साइज का मतलब रेडियस पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज कितना होगा। ठीक है, न्यूक्लियर साइज कैसे निकालेंगे भाई इसका, न्यूक्लियर साइज ऐसे निकालेंगे आप, देखिए न्यूक्लियर साइज, अब देखो भाई m1 m2 का रेशियो आ गया, मतलब ये मास ही तो है भाई, ए मास नंबर और a2 कर दूं, ये मास नंबर का ही तो रेशियो है। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस पिछले वाले फॉर्मूले से पढ़ रखा है कि r इज इक्वल टू क्या होता है, आर नोट ए रेस्ट टू पावर 1/3, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा r1, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा r2, r2 क्या हो जाएगा आर नोट, यहाँ a1 लग जाएगा, a1 लग जाएगा, ठीक है, आर नोट a2 रेस्ट टू पावर 1/3। अब दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 इजिकल टू क्या हो जाएगा आर नोट a1 अपॉन a2, आर नोट कैंसिल हो जाएगा, वैसे दिख भी रहा है कि आर नोट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और a1 a2 का रेशियो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a1 a2 का रेशियो, r1 अपॉन r2 इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब रूट, 1/2 का क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट तो भाई 1 ही होगा, और 2 का क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ आंसर, आंसर हो जाएगा आपका कितना r1 अपॉन r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा
1/2 इसमें भी 1/3 आता, बट ये 1/3 इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट तो वो नहीं होता, इसलिए इसको हटा देते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर इतना ही रहता है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, मेरे का क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम क्या कहते हैं, क्या हो तुम। द मास नंबर ऑफ helium is जितना and that of sulfur is जितना, radius of nucleus is larger than that helium by a factor of कितना, मतलब जो सल्फर का रेडियस है वो हीलियम से कितना गुना ज़्यादा है। भाई कुछ नहीं करना है इसमें, सल्फर लिख दो पहले, सल्फर लिख दो, एस यू लिख देता हूँ सल्फर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर नॉट ए रेस टू द पावर, ए मतलब 32 रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, आर हीलियम, हीलियम कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला याद ही रख लो, आर नॉट इंटू ए रेस टू द पावर 1/3। दोनों का रेशियो कर दीजिए, आर सल्फर अपॉन आर हीलियम आर हीलियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन आर नॉट, ये कितना हो जाएगा इधर 32 रेस टू पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा 4 रेस टू पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं आर नोट कैंसिल हो जाएगा, इसको 32/4 लिख सकते हैं, रेस टू पावर 1/3 लिख सकते हैं, 4×8 = 32, 8 हो जाएगा, 8 रेस टू पावर 1/3 लिख सकते हैं। भाई यहाँ बच्चा वाला मैं काम करने जा रहा हूँ, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 3, उस पर पावर 3 है तो 3 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, यही तो आंसर आएगा। कितना, 2 गुना ज़्यादा है सल्फर का एटम, जो है 2 गुना बड़ा है किससे, हीलियम के एटम से। अगर आर सल्फर कौन आर हीलियम लिख दें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको अगर लिखा जाए तो आर सल्फर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर हीलियम एटम। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आर हीलियम एटम। ये आंसर आपका बी नंबर दिख रहा है मुझे भाई, वहाँ वाइट वाइट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसमें लिखा 2 गुना ज़्यादा होगा सल्फर एटम का साइज। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियर इज अप्रोक्सीमेटली, भाई रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, भाई फिर से फॉर्मूला लगा दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दिख रहा है 3/5 हो जाएगा, 3:5, देखो 3:5 नहीं है तो 6:10 हो जाएगा। मैं कबाड़ी की माँ की चूँ है बयान, आर अल्मीनियम कितना निकल जाएगा, आर नोट 27 ए रेस टू द पावर 1/3। ठीक है, आर टेलुडियम, ये पहले भी निकाला था शायद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, 3 बार हो गया इसका रिपीट होना, 125 रेस टू द पावर 1/3। ठीक है भाई, दोनों का रेशियो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप रेशियो करेंगे तो आर अल्मीनियम को लिख सकते हैं, आर अल्मीनियम अपॉन आर टेलुडियम, आर टेलुडियम कितना हो जाएगा, आर नोट अपॉन भाई इसका क्यूब रूट करेगा 27 का तो 3 आएगा, और इसका क्यूब रूट करेगा 125 का तो 5 आएगा, आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आपका आर अल्मोनियम और आर टेलीरियम कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। भाई ध्यान रखना कौन पहले है, रेशियो में ये चीज़ ध्यान रखना होता है, भाई अल्मोनियम पहले तो अल्मोनियम पहले आएगा 3:5, बट ये ना देख के इसने क्या किया है भाई, दोनों को 2 गुना कर दिया, तो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, तब भी तो रेशियो भाई 6/10, तब भी तो रेशियो कितना आना है, काट दो ऊपर नीचे, काट दो काट दो काट दो, कितना आ जाएगा, यही तो ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है जिसमें लिखा है 6 10
6 रेशियो 3, ठीक, ये हो जाएगा। इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, ऐसे ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मास ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर इतना ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच मास इतना एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अनफ्रेगमेंटेड पार्ट इज इतना। अनफ्रेगमेंटेड पार्ट मतलब उसमें न्यूक्लियंस कितने थे, 240, और हर एक न्यूक्लियंस का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, इतना 7.6 है। और दूसरे जो फ्रेगमेंट है, 2 फ्रेगमेंट जिसका मास, हर एक का मास कितना है, मतलब ऐसे है, ये बड़ा सा मास था, बड़ा सा न्यूक्लियस था, ये इसमें 240 न्यूक्लियस थे, 240 आधा आधा ये टूट गया, मान लो ऐसे टूट गया, तो 2 पार्ट में ये बढ़ गया। कितने पार्ट में, एक तो ऊपर वाला पार्ट आ गया ऐसे, दूसरा नीचे जो आया ये ऐसे वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही समझ लो, यहाँ 120 न्यूक्लियंस है, यहाँ 120 न्यूक्लियंस है, यहाँ 240 न्यूक्लियंस है, और इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना दे रखा है इसने, 7.6, और इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना दे रखा है, हर एक का दे रखा है, ईच फ्रेगमेंट लिख रखा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाइल्ड डेट ऑफ फ्रेगमेंट्स लिखा है, ध्यान रखना। 8.5, इसका भी 8.5। भाई एक न्यूक्लियन के लिए इतना है, तो इतने 120 न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियन है, ये भी न्यूक्लियन है। ऐसे दिखेगा, इसको दिखाऊं कैसे, एटम के रूप में अगर दिखा दूँ आपको, तो एटम के रूप में आप ऐसे देखो, ये बड़ा सा एटम है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियंस, क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियंस, बहुत सारे न्यूक्लियंस, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियंस हैं, ठीक है। जब ये 2 पार्ट में टूटेगा तो एक न्यूक्लियन तो ये आ जाएगा छोटा वाला, एक छोटा और आएगा ये वाला, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियंस होंगे, क्या होंगे, इसमें भी न्यूक्लियंस होंगे, और इसमें कितने न्यूक्लियंस है, 120, और इसमें भी कितने न्यूक्लियंस है, इसमें भी कितने न्यूक्लियंस है, 120, ठीक है। और इसमें कितने न्यूक्लियंस है, 240। मास कंजर्वेशन के हिसाब से भी दोनों सही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दें, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी कितना हो जाएगा पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए दिया हुआ है, और हमारे पास 240 न्यूक्लियंस हैं, एक न्यूक्लियंस के लिए इतना बाइंडिंग एनर्जी है, तो कुछ ये निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितना निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया हुआ है, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया हुआ है भाई, 120 है एक का, तो 8.5, और दूसरे का भी 120 है और उसका भी बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 8.5, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के कुछ होगा, एनर्जी आएगा इधर 1800, कितना आता था, 1800 कुछ आता था, रुकिए, 1824 आएगा, इनिशियल वाला कितना आएगा, 1824 आएगा। तो एम ई वी आएगा, क्या आएगा, एम ई वी, और यहाँ यहाँ कितना आएगा, 2040 एम ई वी। भाई फाइनल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया, मतलब कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी कितना लिखेंगे, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, बाई फाइनल माइनस इनिशियल, 1824 एम में आंसर आएगा। अब आंसर जो आएगा 2060, 260, ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है भाई, याद रखना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। कैसे किया भाई, एक न्यूक्लियस था, उसको बैंड 2 पार्ट में तोड़ दिया, 120 120 दोनों का मास है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ था 7.6 इनिशियल, और इसके न्यूक्लियस जो है इनिशियल 240 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी आ गया। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगा, 120 और एक का बाइंडिंग एनर्जी 8.5 है, फिर दूसरा पार्ट है फिर 120, और फिर से उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 8.5, तो दोनों मिला के 2040 हो गया, ठीक है। तो
बाइंडिंग एनर्जी कितना गेन हुआ, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी गेन कराना चाहते हैं, चाहे ये वो फ्यूजन से हो या फ्यूजन से। और फ्यूजन में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी गेन कैसे होता है, जब जब दो न्यूक्लियाई ऐड होता है। और बड़े न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी गेन कैसे होता है, जब दो न्यूक्लियाई टूटता है, मतलब एक न्यूक्लियाई दो में टूट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हो गए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए जितना। और इसको ईवी में पूछ रहा है भाई। आपको पता है ईवी और जूल में क्या रिलेशन है, क्योंकि हम जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में निकालते हैं तो वो ईवी एमईवी और जीईवी में निकालते हैं। लेकिन हम जनरल केस में जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर निकालते हैं वो होता है जूल में निकलता है, हमारा क्या निकलता है, जूल में, एनर्जी जूल में निकलता है। अब 1 EV इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है 1 EV में होता है। तो एक जूल में कितना ईवी हो जाएगा, जो एक जूल में इतना से डिवाइड हो जाएगा भाई, 10⁻⁻19 से डिवाइड हो जाएगा। हमें पूछ रहा है 10⁻⁻20 जूल में कितना ईवी होगा। तो भाई बचपन का खेल क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 19 ऊपर जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1 EV इंटू 10⁻⁻1 रह जाएगा। ठीक है, ले लिया भाई, 1.6 इधर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको ये करेगा, इस पॉइंट को यहाँ करेगा तो कितना आ जाएगा, 10, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 1/6 ईवी आ जाएगा। ठीक है, 1/6 ईवी आ जाएगा। आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16, सॉरी, कितना हो जाएगा, 0.0625 ईवी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको अप्रोक्सीमेट अगर करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कर दे तो कैसे होगा, 0.06 ईवी। ठीक है भाई, तो देखो भाई, ये ग्राम दिया हुआ है, इतना ग्राम सब्सटेंस का मतलब एनर्जी कितना होगा, अगर ये इतना जो मास है, ये क्या है, ग्राम में क्या है, मास है, मास दिया हुआ है और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है भाई। आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं लेंगे वे, किलोड़े, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम कर देंगे। ठीक है भाई, एम कितना है, 0.5। भाई सबसे पहली बात किलोग्राम में होता है ये, यहाँ किलोग्राम में लगता है। ठीक है, ऐसा यूनिट में लगेगा, तो 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ हो जाएगा, 3 तो होगा ग्राम किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10⁻8 इसका स्क्वायर है, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको 9 5 जो 45 कर दीजिए, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, और 10⁻16 - 3 कर दीजिए, अब ये वैल्यू उठ के आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.5। अच्छा, ये सारा जूल में आता है भाई, ध्यान रखना ये जूल में आता है, इससे पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को। 10⁻⁻, माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस नहीं +13 हो जाएगा, +13, 4.5 +13, 4.5 13, 4.5 13, दो ऑप्शन में कहीं ऑप्शन प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ, बी और सी दोनों आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बी और सी में हो सकता है ऑप्शन जो कॉपी करने में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हो या गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा एनर्जी। मतलब समझ रहे हो, आधा ग्राम से हम इतना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और ये भाई कम से कम एक इंसान के लिए लाइफ टाइम चलेगा आई थिंक,
ये लाइफ टाइम चलेगा एनर्जी, इतना एनर्जी। हम 2400 जूल खर्च करते हैं डेली, 2400 से 2500, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले। बताओ, अगर उसको इतना अगर हम एनर्जी मिल जाए हैं, तो पूरा ज़िंदगी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के करने के लिए। लेकिन इस फॉर्म में हम एनर्जी यूज नहीं कर सकते, यही हमारी प्रॉब्लम है और यही चैलेंज है। आदमी बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी के सोर्स घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैरी विथ न्यूक्लियस इंक्रीज पर न्यूक्लियन। भाई जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखोगे ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऐसे करके आता है, ठीक है। इधर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर मतलब Z, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और इधर होता है बाइंडिंग एनर्जी, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। ये न्यूक्लियस वाले चैप्टर में देखोगे, ऐसे करके उठता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे करके जाता है, ठीक है। मतलब एक जगह तो टॉप आता है, ऐसे करके आएगा, और ये ऐसे करके नीचे मुड़ता है। यहाँ टॉप कहाँ पे आता है, वो आयरन पे आता है। कहाँ, आयरन पे, आयरन वाले इस पे टॉप आता है, इसका 56 मास नंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आयरन पे आता है बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आयरन पे आता है। उसके बाद इधर बाइंडिंग एनर्जी लो होते जाता है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ प्रोटॉन होने लगेगा तो क्या होगा, आपस में रिपल्जन होगा, तब भी दिक्कत आएगी। यहाँ कम प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन है, इसकी वजह से अट्रैक्ट करते जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है ज़्यादा लगते जाता है। तो यहाँ भाई बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से बढ़ता जाएगा और यहाँ मैक्सिमम होगा। मतलब छोटे न्यूक्लियस बड़े होने की कोशिश करेगा और बड़ा न्यूक्लियस जो है छोटे होके यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, नहीं, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इतना इज इतना, मास इतना दिया हुआ है इसका न्यूक्लियस का, लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस की जो मास है वो, देखो क्या होता है मास डिफेक्ट, क्या होता है मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस, ऑल न्यूक्लियस माइनस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या होता है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये इसका डिफरेंस तो दिया हुआ है, मास डिफेक्ट ही ये दिया हुआ है, तो मास डिफेक्ट दिया हुआ है तो भाई सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है 0.402 यू दिया हुआ। भाई आपको पता है कि 1 यू इज इक्वल टू ना 931.5 MeV होता है, ठीक है। तो इसके वजह से एनर्जी कितना आएगा, क्योंकि भाई इसका भी हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर करेंगे, एम सी स्क्वायर करेंगे। लेकिन हमें इतना पता है एम सी स्क्वायर करने पे जो 1 एटॉमिक मास यूनिट का आता था, 1 यू का आता था, वो इतना वैल्यू होता था, ठीक है। जब इतना वैल्यू होगा तो इसका हम डायरेक्ट मास डायरेक्ट एनर्जी निकाल लेंगे, और ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी केस में आप ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर करने जाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको भाई इसको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो 1.66 इंटू 10⁻⁻19 से -27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एम सी स्क्वायर, मतलब मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे करना पड़ेगा 0.042 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और एम सी स्क्वायर है ना, तो 9 इंटू 10⁻16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसको एम में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक 10⁻6 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके एम में आंसर आएगा। हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों, 1 यू पता है कि इतना है, अब इतना यू कितना होगा, ठीक है, कितना है
एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, इतना 0.042 U है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.042 इंटू 1U लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, तब भी तो सेम ही आएगा ना, इसलिए हम इंटू 1U लिख दिया। 0.042 इसका जो है 931.5 होता है 1U का एनर्जी, इतना MeV लिख देंगे, ठीक है। अब भाई मास डिफेक्ट से हमारा एनर्जी तो आ जाएगा, फटाफट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। हाँ, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो आएगा 39.1 MeV आएगा, लगभग लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन कितने हैं लिथियम में, 7। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन सनी ना 39.1 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे MeV हो जाएगा, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी कितना निकल के आएगा, 5.6 MeV। भाई बाइंडिंग एनर्जी जो है कहाँ जाने की कोशिश करता है, 8.5 MeV तक जाने की कोशिश करता है। तो ये किधर, ये एटम जुड़ेगा या टूटेगा, ये जुड़ेगा, जुड़ने के बाद बाइंडिंग एनर्जी इधर पहुंचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर है कि नहीं, 5.6, 5.6, हाँ बी ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में लिखा है कि 5.6 MeV आ रहा है। फिर से कैसे किया आपको बता दे रहा हूँ, इतना है, इतना यू से उसको 1U से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 1U से मल्टीप्लाई किया, 1U का एनर्जी इतना होता है, तो इसको इतना से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, और पर न्यूक्लियन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है तो 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियन जो है लिथियम में 7 है। और एक चीज़ हम ऐसे भी कर सकते थे, बट ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, वो उससे ये बेहतर होता है कि आप इसका वन यूनिफाइड मास का एनर्जी याद कर लो, ठीक है। अब इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 21, और इसमें दिया हुआ है कि MP मास ऑफ प्रोटॉन है, Mn मास ऑफ न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन है, और क्या है MaZ जो है मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो ठीक है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो मास डिफेक्ट निकालना। आपको पता है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला मास डिफेक्ट के रूप में क्या होता है, mc², ठीक है। इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब E की जगह बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया, और क्या लिख दिया, E इक्वल टू mc²। तो डेल्टा M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन c² हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा केस रहेगा मास डिफेक्ट निकालना, और मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लिखने का और भी एक तरीका है, वो तरीका है आपका जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखने का एक तरीका है हमारे पास, A-Z होता है, क्या होता है, A-Z होता है, मतलब टोटल मास में से, मास नंबर में से मतलब प्रोटॉन घटा दिया, उससे न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। माइनस, माइनस क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस, MaZ, मास ऑफ द न्यूक्लियस, यही होता है, ठीक है। अब भाई देख लो, ये है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, ये दोनों A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस का मास है, ठीक है।
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एम की जगह कुछ रख सकते हैं, और इसमें से देखो इसमें कुछ नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इंडिविजुअली सम करते हैं वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, सीधी सी बात है, और वही मास डिफेक्ट के रूप में निकलता है डेल्टा एम के रूप में। ठीक है, अब इसको हम कर दीजिए, हम कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, एम ए जेड को इधर लेके आ जाइए, राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में, सॉरी, एम ए जेड को इधर लेके आ जाइए। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस उधर से आएगा तो डेल्टा एम आएगा, क्या आएगा, और डेल्टा एम का वैल्यू हमें पता है ऊपर क्या है, एम पी इंटू जेड, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एटॉमिक नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ए माइनस जेड। ठीक है भाई, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस बी डॉट ई, ऊपर से आप देख रहे हैं, अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है, जेड एम पी हो जाएगा, ए माइनस जेड एम एन हो जाएगा, माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वेयर, बी ई अपॉन सी स्क्वेयर, बी ई अपॉन सी स्क्वेयर, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे लगाएंगे, ये दिख रहा होगा सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ठीक है, ये लिखा है इसमें, सही है, ये ऑप्शन लॉक कर दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22। 22 में क्या है, फिर वही चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, निकाल दीजिए, क्या है, डेल्टा एम, डेल्टा एम निकालना है ना, डेल्टा एम, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, एम ए जेड बोलते हैं, मास। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी इधर रखा है ना, बाइंडिंग एनर्जी इधर रखा है, हाँ इधर ही लिखा है, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बाइंडिंग एनर्जी अपन सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या देखा था आपने पिछले क्वेश्चन में, क्या देखा, देखा होगा पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये देखा, डेल्टा एम इज इक्वल टू बी अपन सी स्क्वायर लिखे थे, और अगले क्वेश्चन में ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट, तो ये सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर सी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो हटा दो यहाँ से, यहाँ से हटा ही दो इसको, ठीक है, हटा दो इसको, क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये हट गया, हटने के बाद वो आपका आ जाएगा आंसर। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, एम ए जेड माइनस कहाँ दिख रहा है, एम ए जेड माइनस में कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आई थिंक हो जाएगा, या ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, क्यों बी नहीं होगा, क्योंकि एम एन देखिए ए माइनस जेड से मल्टीप्लाइड नहीं है, एम एन जो है ए माइनस जेड से मल्टीप्लाइड तीन जगह है, बी सी डी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट दोनों माइनस में है, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ए, ठीक है, इसको लॉक कर दीजिए, ये रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 में, 23 में क्या है,
fission of nuclei is possible because the binding energy per nucleon increases with mass number at low mass number। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई, हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाता है, तो ये स्प्लिट करने लगता है। और लाइट न्यूक्लियाई क्या करता है? लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है मास नंबर पे और हाई मास नंबर में डिक्रीज होते जाता है। उसको बाइंडिंग एनर्जी कब से ऐसे करके देख सकते हैं आप, करते हो ऐसे करके, ये बाइंडिंग एनर्जी कब होता है और ऐसे करके जाता है वो, ऐसे करके हाईएस्ट आता है, फिर ऐसे करके नीचे जाना शुरू होता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ आयरन पे हाईएस्ट होता है, आयरन पे हाईएस्ट होता है, उसका डिक्रीज होता है। तो डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। जब हाई मास नंबर पे बाइंडिंग जाता है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होता है। यही ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0037 यू एंड डेट ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है। भाई सबसे पहली बात कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? हीलियम एटम क्या है? हीलियम एटम में क्या है? दो दो प्रोटॉन है और चार मास नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 2। और इस हर एक का मास कितना है? 1.0073 यू हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 - 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, इनटू हर एक का मास कितना है? 1.0087। ठीक है भाई, जब दोनों का मास जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जब दोनों का मास अब जोड़ेंगे, इसको और इसको, टोटल मास नंबर, टोटल मास कितना आ जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर देंगे, मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? जितने भी होंगे वट एवर, 2 इंटू 1.0073 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.0087 यू हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिए तो मास कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 4.0320 यू आ जाएगा। ये मास हो गया। ठीक है, मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि यही यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब अंदर जाएगा ना, तो उसका मास कम हो जाता है, वही मास डिफेक्ट के फॉर्म में, मतलब एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। तो इसका मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? न्यूक्लियस, NuCl कर दो। ठीक है, न्यूक्लियस कितना है? मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 4.0 4.0015 देख लेते हैं एक बार, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 4.0015। ठीक है, तो मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम कैसे निकलेगा भाई मेरे? डेल्टा एम कैसे निकलेगा? आप मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 0015, ये जो आएगा डेल्टा एम यू में आएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? कितना होगा ये? 0.0305 यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे? बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए E=mc² किए थे और डायरेक्ट एनर्जी निकाल दिया था। एनर्जी इज क्या होता है? ठीक है, इतना 0.0305 यू है ना, इंटू 1 यू लिख सकते हैं,
और 1 U की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 U की जगह क्या लिख सकते हैं, 0.305035 इंटू 931.5, ठीक है, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन कहीं देखते हैं कहाँ है, 28.4 आ रहा है सी में। कैसे किया भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला, दोनों को अपने इंडिविजुअल मास से मल्टीप्लाई कर दिया जो दिया हुआ था। उसके बाद टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिया, उसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया, जितना आया उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। 1 U का वैल्यू हमें पता था 931.5, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एनर्जी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 25। विच आर द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस के लिए कौन सा सूटेबल है, फ्यूजन प्रोसेस के लिए कौन सा सूटेबल है भाई, फ्यूजन करना, फ्यूजन फ्यूजन में बड़े न्यूक्लियस आते हैं और फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियस आते हैं, मतलब फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, क्या हो जाना, फ्यूज हो जाना। ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई जाके फ्यूज होके क्या बनाएगा, एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएगा। मतलब इसमें यहाँ न्यूक्लियस मान लो, यहाँ न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, यहाँ बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ फ्यूजन में क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई यूज होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना है भाई, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है हमेशा ज़्यादा हो न्यूक्लियस के मास से, भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर कलर चेंज कर लिया जाए तो बेटर रहेगा आई थिंक, देखते हैं। देखिए ना, और ना दिख रहा बता, ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ग्रेटर होता है न्यूक्लियस के मास से, क्योंकि m जो है न्यूक्लियस का मास है, इसलिए ये छोटा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही। द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होता है, कब रिलीज होता है और कैसे रिलीज होता है, ठीक है। क्यों रिलीज होता है भाई, फ्यूजन, हैवी न्यूक्लियाई मीडियम मास में टूटता है, हैवी न्यूक्लियाई जो है छोटे छोटे मास में टूटता है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई, डाउटर न्यूक्लियर का जो बाइंडिंग एनर्जी है ज़्यादा होता है, इसके वजह से होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट। अब ये क्या होता है देखो, बड़ा सा न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस है भाई, इसमें बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन का रिपल्जन बढ़ जाएगा, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन का रिपल्जन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम होती है। अब यही एक क्या करेगा, छोटे छोटे एटम में टूटेगा और उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होंगे, तो भाई रिपल्जन भी तो कम होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया ना, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसलिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, आपको बताया, हर बार बताया ये चीज़ कि आप जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कहाँ आता है, कहाँ आता है, ये आयरन में आता है, आयरन के पास आता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आयरन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑप्शन मार दीजिए, ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन ऑप्शन बी ही सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब वन एटॉमिक मास, 1 U, क्या बोल रहा है, 1 U की बात कर रहा है, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोल रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, भाई वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1 U ही तो होता है भाई,
नया तरीका है लिखने का। और इसका एनर्जी कितना होता है, एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होता है, 931.5 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आसपास में कोई आंसर है तो है भाई, सी ऑप्शन है इसका। क्या है, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के जो बाइंडिंग एनर्जी होते हैं, मैक्स एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो होता है 8 के करीब होता है। आप कई क्वेश्चन भी इस तरह का सॉल्व किए हैं, कई क्वेश्चन भी आप इस तरह का सॉल्व किए हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो है एक में तो 8.5 था, एक 7.6 था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो भाई इसके आसपास ही होता है। और ये एम होता है, क्या होता है, एम होता है। तो एम से देख रहे हो, एम में कोई नहीं है, एक ही बच्चा है ये ऑप्शन, ठीक है, वो है ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एम में होता है। फिर आपका आता है इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड टू न्यूट्रॉन। भाई न्यूक्लियर फोर्स डिस्टिंक्शन नहीं करता कि दो प्रोटॉन के बीच होता है, तब भी सेम रहेगा वो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच है, सॉरी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच है, तब भी वो सेम रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन के बीच है, तब भी वो फोर्स उतना ही रहेगा। फोर्स जो है इक्वल रहता है, तीनों फोर्स इक्वल रहता है, ठीक है, तीनों फोर्स इक्वल रहता है। यहाँ भी जो फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स मान लो पी पी है, क्या है, यहाँ पी एन फोर्स है, ठीक है, और यहाँ एन एन फोर्स है, ठीक है। तो तीनों केस में जो फोर्स लगेगा इक्वल होगा, लगभग लगभग इक्वल होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वंस अगेन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो न्यूक्लियर फोर्स जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओबे इन्वर्स पावर थर्ड, नहीं भाई, 1/r³ भी फॉलो नहीं करता। ये डायपोल में होता था, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, K2P/r³ ऐसे करके होता था। तो वहाँ फॉलो होता है, यहाँ नहीं फॉलो होता भाई मेरे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत ही शॉर्ट रेंज पे फॉलो करता है। अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस पहुंचा ना, न्यूक्लाई टूट जाता है, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, सही बात है ये। दे आर इक्वल स्ट्रेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कितना होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो 38 होता है आई थिंक स्ट्रेंथ, और ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स का 36 होता है, मतलब सॉरी 40 समथिंग आता है, इतना बहुत ज़्यादा होता है जो भी हो। तो डी ऑप्शन नहीं होता उसका। चलिए अब हम करते हैं ये वाला। अब ये वाला कैसे करेंगे भाई, जब भी ये लॉस होता है तो दो एटॉमिक मास यूनिट लॉस हो जाता है, और यहाँ चार मतलब दो एटॉमिक नंबर लॉस हो जाएगा और चार एटॉमिक मास लॉस हो जाएगा, मतलब टू कितना हो जाएगा 90, चार लॉस कर दो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 79। जो पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन मतलब, पॉजिट्रॉन मतलब, पॉजिट्रॉन मतलब क्या हो गया, मतलब समझ, यहाँ है प्रोटॉन, क्या है यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मान ली ज़्यादा प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो भाई न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो जेड तो कम हो गया ना, क्योंकि प्रोटॉन कम हो गया, तो 79 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 79। इसका जेड क्या हो गया, कम हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, प्रोटॉन से, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदल गया, ठीक है। फिर बीटा माइनस में क्या होता है, बीटा माइनस में होता है आपका, बीटा माइनस में, बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो 81 हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये भी बीटा माइनस ही है, ये भी बीटा माइनस में है, इसमें भी क्या बढ़ेगा, ये 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्यों, इसमें भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। और मास सिर्फ यहाँ लॉस हो रहा है और कहीं लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मास नंबर चेंज नहीं होने का, तो 286 ही रहेगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन लिखा नहीं है, ऑप्शन वैसे होता कौन सा, रुक जाइए, वो ऑप्शन, तो
देखिए मेरे दोस्त, मैंने ऑप्शन ला के लिख दिया क्योंकि ऑप्शन मिस हो गया था इसमें। तो देखिए 81 किस में है, दो ही केस में है, ए और डी में है। और एक चीज़ देखिए, अब क्या है, 86 होना चाहिए, 86 ए में तो है नहीं, डी में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 34। वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट, कूलेंट के रूप में, मतलब कूल करने के लिए यूज किया जाता है। भाई आपको पता है कि जो हीट एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी होता था ना, एम सी डेल्टा टी होता था, और सी जो है ना वाटर का बहुत ज़्यादा होता था। तो भाई हाई हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। स्लो न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फ्यूजन इन इतना मोर इफेक्टिव देन, ये सही है भाई। 35, 35 का, 35 का भाई, इसमें भी ऑप्शंस छूटे हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, छूट गया टाइपिंग में। स्लो न्यूट्रॉन्स कैन काउच, स्लो न्यूट्रॉन ज़्यादा फिजन काउच कर सकता है देन फास्ट न्यूट्रॉन, ये सही है भाई, स्लो न्यूट्रॉन ही यूज करते हैं, ठीक है। अल्फा रे और हीलियम न्यूक्लियाई, यस, अल्फा रे क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, क्यों, उसमें से दो प्रोटॉन निकाल देते हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है, He2+, यही अल्फा रे होता है, क्या होता है, ये अल्फा रे होता है। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, सही बात है, अभी पिछले केस में देखो वही था, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही बात है, ठीक है। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स और लार्जर देन, नहीं भाई, लेजर देन होता है, क्योंकि इसका गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है कम होता है एक्स रेज से, क्योंकि इस गामा रेज का फ्रीक्वेंसी एक्स से ज़्यादा होता है। आप वो वाला चीज़ याद किए होंगे, तो वो निमोनिक आती है एक, उसका निमोनिक क्या है, आपको निमोनिक याद करना है। जैसे रेगिंग मार्शियन इन्वेडेड वेनस यूजिंग एक्सरे गन्स, क्या था, क्या था, रेगिंग मार्शियन, मार्शियन, ठीक है, अच्छा TIAN है, मत पकड़ना गलती में, इन्वेडेड, इन्वेडेड वेनस यूजिंग एक्सरे गन्स। तो हर एक रेडियो वेव, ये है माइक्रोवेव, ये है इंफ्रारेड विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएगा, उसके बाद एक्सरे गन आ जाएगा, एक्सरे, उसके बाद गन से आ जाएगा गामा रेज। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, वेवलेंथ एक्सरे से कम होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही है, कौन सा, ABC सही है और डी गलत है, मतलब ये तीनों सही है और डी गलत है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, और जिस ऑप्शन में भी ये तीनों सही है वो सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स इट 3 न्यूट्रॉन्स, और क्या जनरेट करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि आप यूरेनियम ले लो ना, ले लो यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम, आ जाओ यूरेनियम, यूरेनियम कितना है, 235, ये तो 92 है, यहाँ 235 हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम 235 प्लस 01 न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर रहे हैं, तो क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट हो रहा भाई, क्रिप्टॉन जनरेट हो रहा है, जिसका मास कितना है, 36, और मतलब एटॉमिक नंबर 36 है और मास नंबर 89 है, ठीक है। प्लस, प्लस 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा, न्यूट्रॉन मतलब 01, ठीक है। और ये एक अदर पार्टिकल जनरेट हो रहा है, इसका ये बताना एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है भाई। तो यहाँ मास नंबर कितने हो गए भाई, 89 प्लस 3 कर दो, 9 3 12, 9 3 12, 92 हो गए, 92 230 में माइनस कर देगा, 235 में 92 माइनस कर देगा, कितना बचेगा, 3, 9 4 13, और ये कितना बचेगा, 143, 143, क्या दिख रहा है, हाँ हाँ, हाँ, हाँ,
9 3 12, ठीक है। रुक जा, इधर भी तो मास होगा भाई, ये मास यहाँ जुड़ेगा ना तो 236 हो जाएगा, 236 हो जाएगा भाई। न्यूट्रॉन वाला मास जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ वाला न्यूट्रॉन वाला मास यहाँ जुड़ेगा, कितना 290, 92 प्लस 236 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 144 हो जाएगा, 236 माइनस 92, 144 आ गया। तो 144 कहाँ है ऑप्शन में, कहीं दिख रहा है क्या? 144 एक ही में दिख रहा है, तो वही ऑप्शन होगा। और उसको वेरीफाई करने के लिए हम कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 36, और बाद बाकी कहाँ चले गए, तो 92 में से 36 चले गए, 6 बचा, और इधर कितना बच गया, 5 4, 4 3 8 3 11 ना, कितना हो जाएगा 3 ना, 6 दूनी 12, 8 बज गए, 5 3 8, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 कहीं है क्या, 56 एक ही जगह है, वो है वहाँ, कहाँ है, यहाँ, यहाँ 56 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा यहाँ, 56 और 144 एक ही ऑप्शन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज इनटू हीलियम बाय फ्यूजन, मास डिफेक्ट इज, तो एनर्जी कितना लिबरेट है, फिर से मास डिफेक्ट पूछते हुए, तो सस्ता क्वेश्चन हो गया ना, सस्ता क्वेश्चन हो गया, सस्ता क्वेश्चन हो गया, क्यों, E इज इक्वल टू क्या होता है, 0.082866 इंटू 1 U लिख सकते हैं, और 1 U का आपको पता है कि एनर्जी कितना होता है, 0.02866 इंटू 931.5। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेगा वो भाई आपका आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, कितना, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि पर न्यूक्लियन नहीं पूछ रहा, और इसने ये भी दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ इतना ही यूज करेंगे, 931 लगभग लगभग इतना ही आएगा। अच्छा, पर न्यूक्लियन भी पूछ रहे कि मास डिफेक्ट चेंज इनटू हीलियम एटम, द एनर्जी लिबरेटेड इज, एनर्जी लिबरेटेड कहाँ है, 26.7, पर न्यूक्लियन तो पूछ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे निकाला भाई, इतना मास डिफरेंस दिया होता है, 1 ईयर से मल्टीप्लाई, 1 यू का इतना एनर्जी होता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पावर लिबरेटेड इन अ रिएक्टर, ये जितना, तो मास डिके पूछा, सबसे पहली बात पावर कितना, एनर्जी कितना निकलता, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ, पावर कितना है, इतना किलो वाट है, तो 10 कितना से कितना वाट हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, टाइम कितना दिया हुआ है, देखो पर आवर लिखा है तो 1 आवर हो गया, मतलब 60 × 60 मिनट। ओके कबाड़ी वाले, ठीक है भाई, एनर्जी कितना निकल जाएगा, ए निकल पी टी, क्या निकल जाएगा पी टी, पी कितना है 10⁻6 लिख दूँ, भाई देख लेना यहाँ 6 होगा, 10⁻6 एलकेजी का बच्चा है क्या, पी इंटू टी, टी कर दे, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना सेकेंड हो जाएगा, अब ये कितना एनर्जी निकल जाएगा भाई, कितना एनर्जी निकलेगा, 36 × 10⁻8 हो जाएगा, इतना जूल हमारे पास एनर्जी निकलेगा, ठीक है। जब इतना जूल एनर्जी निकलेगा, वो कितने मास से निकलेगा वो करना है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एम ई तो दिया हुआ है ना, 36 × 10⁻8, और एम नहीं पता, सी स्क्वायर तो पता है भाई, कर दो 3 × 10⁻8, इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 × 10⁻8 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 × 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 × 36 होता है, 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्यों भाई, ये 16, 8 में से 16 चला जाएगा, -18 बचेगा, इतना किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
10⁻⁻8 इंटू 1000, तब ये ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, माइक्रो लाने के लिए किया है ऐसा। अच्छा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और ये 10 से डिवाइड होगा ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये आ गया 40 माइक्रोग्राम। ठीक है, ओके नेक्स्ट। देखो भाई, फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे इसलिए किया जाता है। अब आप ही बताओ, फ्यूजन रिएक्शन मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन करना। अब देखो, इसमें जो न्यूक्लियाई होता है, इसमें भी न्यूक्लियाई होता है, और दोनों में क्या होता है, प्रोटॉन। अगर पास पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्जन। इसलिए हाई टेम्परेचर करते हैं। हाई टेम्परेचर करने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाता है कि वो ओवरकम कर लेता है मतलब कोलम्बिक रिपल्जन को, और वो एक बड़ा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दोनों आपस में पास पास नहीं आ सकते ना मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों में क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन रिपल्जन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन होगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वजह से कंबाइन होना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हाई टेम्परेचर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एक दूसरे को इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के न्यूक्लियस में घुल मिल के बड़ा न्यूक्लियस बना लेता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 40 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लाई जितना, ड्यूटेरियम और हीलियम न्यूक्लाई के लिए इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब ड्यूटेरियम और हीलियम एटम, कितने ड्यूटेरियम और हीलियम एटम कंबाइन होंगे भाई, कितने ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है, प्लस 2 ड्यूटेरियम एटम कंबाइन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। हीलियम में कितना होगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, सब्जी ले लो, कबाड़ी बहन के लोगे। ठीक है भाई, तो इसमें 2 ड्यूटेरियम कंबाइन होकर एक हीलियम एटम बन रहा है, तो बताओ एनर्जी कितना रिलीज होगा। सबसे पहली बात, कितने हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर ड्यूटेरियम एटम कितना है, पर न्यूक्लियन। भाई इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, ध्यान रखना, 2 है, इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 1.1 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.1 हो जाएगा फिर से। तो ये कितना हो गया, टू टू कितना कर दूँ, 2 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.4 आ गया। अब यहाँ कितना होगा, 4 न्यूक्लियन है, क्या है ये, 4 न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है भाई, 4 इंटू 78 कितना हो जाएगा, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, MeV। देख रहा है बाबू, विनोद देख रहा है, विनोद एनर्जी बढ़ गई, कितनी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, एनर्जी रिलीज भाई 28 नया एनर्जी आ गया, और शुरू में कितना एनर्जी था, 4.44 MeV था। तो इसका एनर्जी जो है 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, फ्री में पढ़ ले। अच्छा, फ्री में नहीं मरवानी, पैसे लेके मरवानी। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी पर ऑफ ड्यूट्रॉन इज इतना, एंड दैट ऑफ हीलियम इज इतना। भाई ड्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी, अब 2 ड्यूट्रॉन कंबाइन होगा ऊपर की तरह, जैसे ऊपर हुआ था 1 2, पर ड्यूट्रॉन एटम बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पर ड्यूट्रॉन एटम है, यहाँ न्यूक्लियन नहीं बोला है, तो ये ध्यान रखना क्या है, 2 4 पर न्यूक्लियन कितना है, इसका तो 28 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, पर ड्यूटेरियम मतलब 2.2 दिया हुआ है, इसका भी 2.2 दिया हुआ है, इसका 4.4 हो जाएगा। कितना निकल जाएगा, एनर्जी कितना रिलीज हो जाएगा, 4.4 माइनस कर दीजिए, कितना एनर्जी निकल जाएगा, 23.6 MeV। ये पहला ही क्वेश्चन था, मतलब इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। इन एनी फ्यूजन, भाई मास ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा था, क्या होता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा था, और कुछ क्योंकि
मास ऑफ जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होकर एनर्जी में बदल जाता है, तो मास में प्रोडक्ट में मास कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कम हो गया। कौन कम हो गया बता रहा हूँ। मास ऑफ मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट्स, मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट्स जो है कम हो जाता है, कम हो जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई से। मास ऑफ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। भाई राइटिंग गंदी है थोड़ी सी, बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? नहीं करेगा मैं तुम्हारा क्या करूँ, बता? कुछ नहीं कर सकता। ये इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट्स, फिजन प्रोडक्ट्स, सॉरी, फिजन फिजन प्रोडक्ट्स अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा, ठीक है? तो ये लेस देन वन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे दोस्त? बस और 6 क्वेश्चन बचे हैं। ये तो मेरे को आता है, मेरे को आता है भाई, मेरे को आता है। In a nuclear fusion, the process, the masses of the fusion nuclei इतना and the mass of the resultant nuclei कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बता दो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि इंडिविजुअल न्यूक्लियाई का मास जो है हमेशा ग्रेटर होता है, आपको पता है। जब फ्रीडम मिलेगी तो भाई एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। आप घर से मूव कर दो, आपकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। घर के अंदर एनर्जी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों? पापा है वहाँ, आपके बाप खड़े। तो ये हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? फ्रीडम वाले एनर्जी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दैट वन, ठीक है? सोलर एनर्जी इज मेनली काउज्ड ड्यू टू फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ है, कन्फ्यूजन। फ्यूजन प्रोटॉन्स क्या होता है, दो न्यूट्रॉन जो है कंबाइन होकर हीलियम बनता है। इसे इससे पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि दो न्यूट्रॉन जो है हीलियम में बदल जाता है। भाई यही रिएक्शन जो है कहाँ, सूरज में होता है। यही रिएक्शन सूरज में होता है। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म उस दिन सूरज खत्म, कोल्ड पड़ जाएगा, फिर एक्सप्लोजन हो जाएगी, आपको पता नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। क्या होता है लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी? दो साइंटिस्ट थे, उसने लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और बोला था कि ये फ्यूजन रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए बेस्ट सूटेबल है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर? मॉडरेटर के रूप में किसको यूज करते हैं? हैवी वाटर और ये ग्रेफाइट यूज करते हैं मॉडरेटर, मतलब कंट्रोल करने के लिए, किसको? न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये और ये हो जाएगा दोनों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ, अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया। 46 हो गया, 47 ये नहीं हुआ था, ठीक है? द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस इज इतना, तो इतना वाट के लिए कितना ये रिलीज हुए होंगे भाई? कितने पार्टिकल रिलीज हुए होंगे, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? एन पूछ रहा है, ठीक है? एन पूछ रहा है तो भाई पावर अपन क्या कर दो, एनर्जी कर दो। पावर कितने, सॉरी, पावर कितने हैं हमारे पास? कितना है पावर? 5 वाट है। एनर्जी कितना है, एनर्जी कितना है? 20 मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने जूल हो जाएंगे, ठीक है? ये वाट में है इसलिए इसको जूल में लाना जरूरी था, ठीक है? अब नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियन मतलब, सॉरी, कितने न्यूक्लियन जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं पर सेकेंड में? तो कैसे पता करेंगे? न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं पर सेकेंड में, कैसे निकालेंगे? पी अपॉन ई होता है, क्या होता है? पी अपॉन ई होता है। क्या हो जाएगा? P5 और ये कर दो 20 0 10⁻⁶, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है? ये अगर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.56 इंटू 10⁻11
मतलब पर सेकंड में इतने न्यूक्लियन डिस्ट्रॉय होके 20 मेगावोल्ट का एनर्जी देगा हमें। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 कहाँ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी फ्यूजन की वजह से रहता है किसकी वजह से, सोलर एनर्जी फ्यूजन की वजह से आता है। किसकी वजह से भाई, फ्यूजन की वजह से आता है। नहीं नहीं, ये ब्लैक वाला चाहिए। फ्यूजन की वजह से आता है सोलर एनर्जी, किसकी वजह से आता है, फ्यूजन की वजह से। अभी तो पढ़ा भाई, ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर हीलियम बनता है, वही सोलर रिएक्शन है, सोलर एनर्जी का रिएक्शन है। ठीक है, ओके।